हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम जीएस के हर एक सेक्शन को पूरे डिटेल में कवर कर रहे हैं। हर एक सेक्शन को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, राइट, पूरे सीक्वेंस में हम पूरे सिलेबस को फिनिश कर रहे हैं। और जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी की एमसीक्यूज खुद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, राइट। इसमें जो इस समय हमारा सेक्शन चल रहा है हिस्ट्री में, वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके। और इसमें हम एक अच्छा खासा सिलेबस कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हम इसे फिनिशिंग टच दे रहे हैं। ओके। तो इसमें हमने लगभग 1939 तक के जो इवेंट्स हैं उनको कवर कर लिया है। और 1939 टू 1947 ये जो पीरियड है, इसी पीरियड में हमें, मतलब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली और हमारा पार्टीशन भी हुआ, मतलब इंडिया से एक अलग देश बना पाकिस्तान, राइट। तो ये जो पूरा पीरियड है 1939 टू 1947, इसके लिए हम एक कॉमन हेडिंग देते हैं, फ्रीडम एंड पार्टीशन। माना जाता है कि इस पीरियड में जो जो इवेंट्स हुई, ठीक है, ऑल दीज इवेंट्स आर कल्मिनेटेड इनटू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एज वेल एज वी ऑल्सो गॉट इंडिपेंडेंस इन दिस पीरियड, राइट। तो जो भी घटनाएं हुई उन्हीं का रिजल्ट है फ्रीडम और पार्टीशन, राइट। तो ये जो है एक तरीके से ये जो है एक फाइनल फेज पे, एक अंतिम पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। काफी दिन से ये सीरीज हमारी चल रही है, राइट। और इसके बाद इसमें बहुत सी घटनाएं हुई, बहुत सी हैपनिंग हुई। इसमें बेसिकली हम 1939 से लेकर के 1947 इसके बीच की जो भी इवेंट्स हुई उसको हमको इसमें पढ़ना है। ओके। तो ये जो है मैंने, और ये इसका पार्ट 1 है, फ्रीडम एंड पार्टीशन पार्ट 1, राइट। तो ये सीरीज भी इस नाम से, फ्रीडम एंड पार्टीशन इस नाम से, ये सीरीज भी लंबी चलेगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ। ये जो 8-9 साल हैं, दिस दिस पीरियड इज वेरी हैपनिंग, राइट। और इसमें हमें बहुत सी इवेंट्स को कवर करना है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। तो ये इसका पहला पार्ट है। अगर आप शुरू से हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा ही। और अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आज से ही हमसे जुड़े हैं, तो एक ब्रीफ अपडेट, एक पूरा ब्रीफ इसके बारे में तो मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे ही दी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज के जो बाकी वीडियोस हैं उनको भी आप इसी चैनल पे विजिट कर सकते हैं, तो आप उन्हें भी देखिए, आप एक सीक्वेंस में देखिए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले। ओके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फ्रीडम एंड पार्टीशन। ओके। एंड ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। देन मूविंग टू दी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया हैड टेकन प्लेस इन विच ईयर। ओके। ये पूछ रहा है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, उनका इंटीग्रेशन, मतलब देखो, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिली कब? 1947 में, राइट। तो जो जो भी टेरिटरी, जो सीधे सीधे जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस था, मतलब जिसका एडमिनिस्ट्रेशन सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, वो टेरिटरीज तो हमको वैसे ही मिल गई थी। बट कुछ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, मोस्टली छोटे छोटे थे, कुछ बड़े स्टेट्स भी थे। ऐसे करके ऑलमोस्ट 580 से ज्यादा स्टेट्स थे, राइट, जिन्हें बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स, राइट, प्रिंसली स्टेट्स। ओके। ये स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन किए हुए थे अंडर, ऑफ कोर्स, अंडर द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो इन्हें इंडिपेंडेंट माना जाता था क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गारंटी दी
कि जो भी स्टेट अभी तक एनेक्स नहीं किए गए हैं उनको एनेक्स नहीं किया जाएगा, राइट। तो ऐसे छोटे बड़े 580 के आसपास स्टेट्स थे, राइट, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। ये जो स्टेट्स थे, जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस था, वो तो हमको सीधे सीधे मिल गया बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये इंडिया को ज्वाइन करने में थोड़ा सा ये रिलक्टेंट थे, राइट। सारे नहीं, बट बहुत से प्रिंसली स्टेट्स ये रिलक्टेंट थे, ये आनाकानी कर रहे थे कि आए ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो इस तरह का एक सिचुएशन डेवलप हो गया था, राइट, विच वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इनमें से कुछ स्टेट तो बहुत बड़े थे, जैसे 3 इसमें से प्रोमिनेंट स्टेट माने जाते हैं जिनको इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, बहुत एफर्ट लगाना पड़ा। वो 3 स्टेट कौन से हैं? जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद, राइट। जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद। तो ये तीनों बहुत बड़े स्टेट थे और इनको तो इंटीग्रेट करने के लिए आर्मी तक का यूज करना, बेसिकली हैदराबाद को इंटीग्रेट करने के लिए तो आर्मी का भी यूज करना पड़ा, राइट। और ये इतना आसान नहीं था, इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में, इंडियन यूनियन में शामिल करना, ये इतना आसान नहीं था। हु वॉज द मास्टरमाइंड और आर्किटेक्ट ऑफ दिस होल ऑपरेशन? ये जो इंटीग्रेशन हो रहा था प्रिंसली स्टेट्स का, वो किसके अंडर में हो रहा था? वो हो रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में, राइट, आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट। और उन्हें ही इस बात की क्रेडिट दी जाती है कि ही यूनिफाइड इंडिया, ओके। तो उन्होंने जो है मतलब ही वर्कड एज एन अनटायरिंग ऑर्गेनाइजर आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इंटीग्रेट these states into इंडियन यूनियन, ओके। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें इसके बारे में मैंने डिस्कस की। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया हैड टेकन प्लेस इन विच ईयर? किस ईयर में हुआ? तो देखो, मोस्ट मैक्सिमम स्टेट्स का इंटीग्रेशन तो 1947 में हुआ, तो इसका आंसर होगा 1947, राइट। मैक्सिमम तो 1947 में ही हुआ, मतलब जो मैक्सिमम स्टेट थे वो तो इंटीग्रेट अपने आप को इंडियन यूनियन में शामिल करने के लिए तैयार हो गए थे, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 580 से ज्यादा स्टेट्स थे, तो मैक्सिमम तो तैयार हो गए थे इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए। कुछ ये जो पूरा जो ऑपरेशन है, मतलब ये जो पूरा ये जो इंटीग्रेट करना, ये जो पूरा ये सिस्टम है, ये चलता रहा 1948 तक, ठीक है। तो जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, इनको इंटीग्रेट करते करते 1948 आ गया, तो कुछ स्टेट ऐसे थे जिनका 1948 में भी हुआ। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम स्टेट उन्होंने 1947 में ही ज्वाइन कर लिया था, ओके। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। यहां बी राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Integration of states was done under the leadership of, integration of state was done up already we have discussed this, ठीक है। कौन लीडर था, किसके अंडर में ये सारी चीजें हो रही थी? मौलाना आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, बी आर अंबेडकर, सरदार पटेल। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ये जो इनको बोला ही जाता है आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, राइट। इंडिया को इन्होंने यूनाइट किया, सारे प्रिंसली स्टेट को इन्होंने ही इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट होने के लिए कॉन्विंस किया, राइट, बाय हुक और बाय क्रुक। तो इन्होंने हर स्टेट को एग्री किया कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करे, राइट। तो ये पूरी क्रेडिट दी जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which 3 Indian states delayed accession to India
even after other princely states had joined India. इसे भी मैंने डिस्कस कर दिया शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेट ऐसे थे और जो सबसे प्रोमिनेंट थे, सबसे बड़े थे, राइट। एक जोधपुर भी था लेकिन उसने ज्वाइन कर लिया था। तो 3 स्टेट ऐसे थे जो बहुत प्रोमिनेंट थे, बहुत बड़े थे और वो आनाकानी कर रहे थे, मतलब दे वर रिलेक्टेंट टू ज्वाइन इंडिया। उनको ज्वाइन कराने में सबसे ज्यादा मेहनत लगी। और वो कौन से स्टेट थे? पहला ऑप्शन क्या है? जूनागढ़, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर। मैसूर नहीं था, जूनागढ़ भी था, जम्मू एंड कश्मीर भी था। नेक्स्ट है जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, अभी मैंने डिस्कस किया। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने काफी लेट में ज्वाइन किया और इनको ज्वाइन कराने में बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ा। ओके, इवन हैदराबाद में तो आर्मी को भी सेंड करना पड़ा। एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया और ऑपरेशन पोलो के तहत उसके बाद फिर हैदराबाद के निजाम ने सरेंडर किया और इनको ज्वाइन कराया गया, राइट। और जम्मू कश्मीर, ये भी इसको भी इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं, इनको इन्होंने जो है डिलेड, इन्होंने डिले किया, राइट। सो हियर आंसर विल बी ऑप्शन बी, जूनागढ़, Hyderabad and Jammu and Kashmir. Okay, moving to the next question. Jammu and Kashmir became an integral part of India on. Okay, Jammu and Kashmir कब बना integral part of India? It became integral part of India on 26th October 1947. 26 अक्टूबर 1947। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर आज भी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बना हुआ है। तो आज भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? एक तरह से बैटल ग्राउंड माना जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसका रीजन जो है वो इसी एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। उसका रीजन हिस्ट्री में है, ठीक है। और यहीं पे बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर थे वो थे महाराजा हरि सिंह, राइट, महाराजा हरि सिंह। एंड ही वॉज रिलेक्टेंट इन ज्वाइनिंग इंडियन यूनियन। ये आनाकानी कर रहे थे, ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। और मतलब डिसीजन ये नहीं ले रहे थे। और यहां पे उसी समय पाकिस्तान आर्मी सपोर्टेड जो कबायली थे, जो कबीले थे वहां पे, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में। बेसिकली माना जाता है कि वो आर्मी ही थी पाकिस्तान की जो वो कबायलियों के अटायर में वो इन्फिल्ट्रेट कर रही थी या उन्हें सपोर्ट कर रही थी। इट वॉज एन ओपन सपोर्ट, राइट। मतलब द इन्फिल्ट्रेशन वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, राइट। और जब ये बहुत ज्यादा होने लगा और जब महाराजा हरि सिंह को लगने लगा कि ये तो फिर इस तरीके से तो पूरे एरिया को ही कैप्चर कर लेंगे, राइट, देन हियर द शेख अब्दुल्ला ही प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर। वो पंडित नेहरू के दोस्त भी थे, ठीक है। और इस तरीके से हरि सिंह ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, राइट। इस पे सिग्नेचर किया और इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना, राइट। तो ये हुआ ऑन 26 अक्टूबर 1947, राइट। और 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी वो कश्मीर में एंटर कर गई और उसने कश्मीर पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, राइट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर उन्होंने किया था वो किया था 26 अक्टूबर 1947, राइट। और इस तरीके से जो है कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना, इंटीग्रल पार्ट बना, राइट, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक एक्सटेंट तक अंदर आ चुकी थी। तो एक हिस्सा जो कश्मीर का है वो पाकिस्तान के पास भी है, ऑलमोस्ट 1/3, जिसे बोला जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट। सो ये है, दिस इज द होल स्टोरी, ओके। एंड हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। At the time of the partition of India, which one of the following provinces
ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अच्छा पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विथ अ प्लान, केम फॉरवर्ड विथ अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके यस, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी स्टेट्स के मैंने आपको एग्जांपल दिए, राइट, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको इंटीग्रेट कराने में दिक्कत हुई, लेकिन एक ब्रिटिश प्रोविंस भी था, मतलब ऐसा स्टेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था, राइट, उन्हें इंटीग्रेट कराने में दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वो जब जब ये इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज शुरू हुआ तो वो इंडियन गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल लेके आए। क्या प्रपोजल लेके आए कि मतलब केम फॉरवर्ड विद द प्लान फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब हम शामिल तो होना चाहते हैं इंडिया में, लेकिन हमको ऑटोनॉमी दी जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट ऐसा था जो ये प्रपोजल लेके आया, पंजाब, असम, बंगाल एंड बिहार। इट्स राइट आंसर विल बी पंजाब। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये एक बहुत ही रेयर फैक्ट है, कम ही लोग इसको जानते हैं, मतलब नॉर्मली बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये एक पीवाईक्यू है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट ये जो पंजाब स्टेट है, ये इसने ये प्रपोजल रखा गवर्नमेंट के सामने, और उस समय तो एनी हाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इतना आसान टास्क नहीं था, तो उस समय तो एनी हाउ सबको इंटीग्रेट करना था ताकि एक यूनिफाइड इंडिया बन सके, ऐसा भारत जिसका सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसे टुकड़े, मतलब ये थोड़ी सोचा था कि इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये हुआ भी नहीं, पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी स्टेट है उसे इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट किया गया, राइट। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, वल्लभ भाई पटेल वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस होल ऑपरेशन, राइट। इसमें जो है वो पंजाब का केस थोड़ा यूनिक है। पंजाब को एक अलग स्टेटस दिया गया, और पहले पंजाब नाम नहीं था, पहले इसे बोला गया पेप्सू, राइट। पेप्सू मीन्स ईस्टर्न पंजाब, एंड क्योंकि वेस्टर्न पंजाब वो तो एक हिस्सा पंजाब का तो पाकिस्तान में चला गया, राइट। तो उनके पंजाब को वेस्टर्न पंजाब बोला गया, हमारे वाले पंजाब को ईस्टर्न पंजाब, राइट। तो पहले उसे नाम दिया गया पेप्सू, ईस्टर्न पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन, राइट। ईस्टर्न पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन। इसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, छोटे बड़े, राइट, जिसमें कपूरथला था। 8 या 9 स्टेट थे जो पेप्सू में शामिल थे, राइट। तो इन सारे स्टेट्स को इंटीग्रेटेड एक साथ पेप्सू बोला गया, राइट। और एज ए पेप्सू ये एंटर किए, मतलब एज ए पेप्सू उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन यूनियन को। शुरू में इनको ऑटोनॉमी भी थी, लेकिन जब वापस से 1956 में 1956 में जब स्टेट को वापस से रीऑर्गेनाइज किया गया, तो उसके बाद ये पेप्सू ये खत्म हो गया, और दे वर मर्ज्ड इनटू, ये जो सारे स्टेट थे पेप्सू के अंडर, दे वर मर्ज्ड इनटू स्टेट ऑफ पंजाब। तो आज के डेट में आपको कोई भी पेप्सू नहीं मिलेगा। ये इंडिपेंडेंस से लेकर 7-8 सालों तक था, उसके बाद आज के डेट में क्या है, पंजाब है, ठीक है। तो उसी पंजाब में वो सारे स्टेट शामिल है जिन्हें पहले एक साथ पेप्सू बोला जाता था, राइट। और इन्हें थोड़ी ऑटोनॉमी भी मिली हुई थी बाकी स्टेट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये सब पूरी तरीके से ये खत्म हो चुका है। इनफैक्ट 1956 में ही इसे खत्म कर दिया गया, और उसके बाद जो है ये तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पंजाब। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आई होप ये आपको एक नई जानकारी मिली होगी। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the policy of Indian National Congress during Second World War? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी क्या थी, देखते हैं। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, देखते हैं। कॉपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन द केस ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यस, पहला ही सही है, यही पॉलिसी थी कांग्रेस की, ठीक है। बहुत सारे मीटिंग्स
वायसरॉय के साथ इसी बात को लेकर हुई जो सारी फेल हुई, और अंत में इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया कांग्रेस ने, राइट, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। व्हेन ऑल द मीटिंग्स फेल, व्हेन दैट क्रिप्स मिशन केम, वो भी कॉन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि कांग्रेस अपनी डिमांड को लेकर रिजिड थी। उसे क्या चाहिए था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दीजिए, उसके बाद हम वॉर में आपको कोऑपरेट करेंगे, राइट। सो दिस इज द डिमांड। ये तो सही है। एक्टिव कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिटिश, ये बिल्कुल नहीं था। न्यूट्रलिटी भी नहीं थी, नन ऑफ द अबव। यहां पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस की पॉलिसी यही थी। जैसे ही वॉर शुरू हुआ 1939 में, कांग्रेस ने यही बोला कि अगर आप हमारा कॉपरेशन चाहते हैं तो आपको हमें इंडिपेंडेंस देना होगा, राइट। सो दिस इज द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड रीजन, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड और असिस्टेड ब्रिटिश इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नो, कभी एज सच कोलैबोरेट नहीं किया, असिस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये तो पहला तो गलत है। सेकंड क्या है? बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नो नो, इस ग्राउंड पर सपोर्ट करना वॉर को कि ब्रिटेन वॉर खत्म हो जाएगा तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देगी, तो ये तो आई थिंक थोड़ा भी हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे फर्स्ट रेफरेंस में ही आप समझ जाएंगे कि इतना तो बेवकूफ कांग्रेस नहीं थी, राइट, कि वो फुल सपोर्ट करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा जाए, जो इंडियंस को है उनको वॉर फ्रंट पे भेजा जाए, वो अपनी जान दे इस उम्मीद में कि वॉर खत्म हो जाएगा तो अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे, राइट। तो अब तक नहीं किया, तब तक नहीं किया था, तो उसके बाद वो क्या ही करते, राइट। तो ये बिल्कुल भी नहीं था। ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ऐसा तो ऑप्शन नहीं रहता है नॉर्मली, देखते हैं, बट इसमें है, बी में है, बोथ एस एंड आर आर फॉल्स। इसीलिए इस तरह का ऑप्शन डाला है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, राइट। नॉर्मली ये ऐसा ऑप्शन होता है कि दोनों सही है और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, सही तो है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, और एस इज ट्रू आर इज फॉल्स, और आर इज ट्रू एस इज फॉल्स। ऐसे ऑप्शन बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, बट यहां पे एक ऑप्शन ये भी डाला है, बोथ एस एंड आर आर फॉल्स, विच इज द राइट आंसर। ये दोनों ही गलत है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन। देखते हैं ए क्या कह रहा है। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939। यस, वेरी ट्रू, सही है। ये रिजाइन कर दिया था 1939 में। लास्ट, आई थिंक लास्ट सेशन में हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन 1937। तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों रिजाइन किया था। रीजन क्या है? द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ वाइसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नो नो, ये रीजन गलत है, इसलिए नहीं। कांग्रेस को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि वाइसरॉय ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया है, राइट। कांग्रेस को इस बात से दिक्कत थी कि उसने इंडिया को उसमें एक पार्टी डिक्लेयर कर दिया है कि मतलब इंडिया इज कोऑपरेटिंग विथ अस अगेंस्ट दिस फाइट अगेंस्ट जर्मनी, राइट। तो इस बात पे ऑब्जेक्शन था कि मतलब पहले हमें इंडिपेंडेंस आप दीजिए, उसके बाद हम कोऑपरेट करेंगे, उससे पहले नहीं, राइट। तो इस बात से दिक्कत नहीं थी कि द इंग्लैंड इज फाइटिंग अगेंस्ट द जर्मनी और वाइसरॉय डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द जर्मनी, तो इससे समस्या नहीं थी। तो यहां पे सही क्या हो जाएगा? Congress did not accept the decision of the Viceroy to declare war against the Germany in the context of Second World War. ये तो सही है, तो ये तो हो नहीं सकता। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए
A and R are individually true and R is the correct explanation of A. Correct explanation भी नहीं है. A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. और D है R is not the correct explanation of A. ये ऑप्शंस इसमें अजीब से बने हुए हैं. मैं आपको बता देता हूं, A सही है, R गलत है, राइट. ये ऑप्शंस बहुत अच्छे मैच हो नहीं रहे हैं. A सही है, इसमें R गलत है, राइट. और R किस ग्राउंड पे गलत है? यहां तक तो बात सही है. कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ वायसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बट इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि उसने इंडिया को भी वॉर में एक पार्टी डिक्लेयर किया. ये बात यहां पे मेंशन नहीं है. इस बेस पे मैंने इसे गलत काटा है, राइट. इससे कंप्लीट सेंस निकल के नहीं आ रहा है. तो यहां ए सही है, आर गलत है, राइट. अब इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है? इसमें ए ही फिर सही मान सकते हैं, क्योंकि ये सही तो है कि कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ वायसरॉय, बट ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, राइट. अगर यहां पे ये चीज दे दिया गया होता कि डिसीजन ऑफ वायसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड डिक्लेयरिंग इंडिया एज द पार्टी टू द वॉर, तो ये कंप्लीट सेंस निकल के आ जाता. इस बात को लेकर कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था, राइट. तो यहां पे सी ऑप्शन भी नहीं बन रहा है, तो यहां पे डी को ही मान सकते हैं. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एक्चुअली यहां पे अगर ये ऑप्शन होता, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिया, यहां पे अगर ये ऑप्शन होता कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो वो करेक्ट आंसर होता, जो कि यहां पे लिखा नहीं है, राइट. तो यहां पे हम डी को ही मान लेते हैं. आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. कभी कभी जो पेपर सेटर होता है वो काफी एम्बिग्विटी डाल देते हैं क्वेश्चन में, राइट. ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली में अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो इसी तरीके से आप भी डिसीजन लीजिएगा, जैसा मैं आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है. मैं भी इसे पहली बार ही देख रहा हूं ये ऑप्शंस को, और एक्सप्लेन तो मैंने आपको कर दिया, राइट. पहला सही है, दूसरा क्लियर नहीं है. सही तो है बट इनकॉम्प्लीट है, राइट. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आप हैंडल करिए. ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. The Congress ministries in all the provinces resigned in the year 1939 because Congress was unable to make the cabinet in other 4 provinces. इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता. The rise of the left wing of the Congress made impossible to work for the cabinet. Wrong. There was too much communal turbulence in the provinces. ये भी गलत है. इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है. इसका डी सही हो जाएगा. ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आई थिंक 2012 में आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है. ये इसके तीनों ही ऑप्शन गलत है. तीनों ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था. क्यों रिजाइन किया था? बिकॉज वायसरॉय डिक्लेयर्ड इंडिया एज द पार्टी टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द जर्मनी, ठीक है. तो वायसरॉय ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है वो हमारे साथ है जर्मनी के अगेंस्ट लड़ने में, राइट. और इट इज इंडिया इज द पार्टी टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इस ग्राउंड पे रिजाइन किया था. तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, ये क्या बात हुई? हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इतना ही काफी है. हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? इट वाज विंस्टन चर्चिल, राइट. विंस्टन चर्चिल थे. 1940 से लेकर के 1945 तक, राइट. 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 1945 तक चला. तो 40 to 45 इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, राइट. अगेन फिर 1950 to 55 5 साल के लिए फिर पीएम बने. तो यहां पे क्या पूछ रहा है, कौन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में? तो आपको याद रखना है विंस्टन चर्चिल, राइट. मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन.
Who among the following first coined the word पाकिस्तान? किसने सबसे पहले पाकिस्तान वर्ड क्वाइन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अशफाक खान। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली। ही वॉज द रिसर्च स्कॉलर और द स्टूडेंट ऑफ द कैम्ब्रिज। राइट, और 1930s में ही इन्होंने ये वर्ड क्वाइन किया था। पहले इसे पाकिस्तान बोला गया, ठीक है, जिसको बाद में पाकिस्तान कर दिया गया। एंड हियर मतलब सबसे पहले इन्होंने ये वर्ड क्वाइन किया कि एक स्पेसिफिक एरिया उसको मिला के एक अलग मुस्लिम कंट्री बनाई जाए और जिसको ये नाम दिया जाए पाकिस्तान। राइट, हियर एवरी अल्फाबेट हैज अ मीनिंग, इट डिपिक्ट अ रीजन। पी इज डिपिक्टिंग द पंजाब, ए अफगान प्रोविंस जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता था। राइट, जो अभी खैबर पख्तूनख्वा है पाकिस्तान का। के स्टैंड फॉर कश्मीर। राइट, तो उनको इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि उनके नाम में से एक के वर्ड मिसिंग है। ठीक है, उनका देश तब कंप्लीट होगा जब के भी उसमें आ जाएगा। राइट, एस स्टैंड फॉर सिंध एंड तान फॉर बलूचिस्तान। राइट, तो ये जो है आइडिया सजेस्ट किया था चौधरी रहमत अली ने। सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान वर्ड, ही वाज द फर्स्ट टू क्वाइंड द वर्ड पाकिस्तान। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea of a separate nation for Muslim was given by, सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान। सबसे पहले आइडिया दिया था मोहम्मद इकबाल ने। द ग्रेट पोएट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत लिखा है, इन्होंने ही सबसे पहले ये आइडिया दिया था एक सेपरेट स्टेट का, पाकिस्तान का। राइट, समवेयर इन 1930s। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following called Muhammad Ali Jinnah as ambassador of Hindu Muslim Unity? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बोला था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बोला था? ये स्टेटमेंट है सरोजिनी नायडू का। राइट, यहां पे चार ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर एंड अरुणा आसफ अली। दिस स्टेटमेंट वाज, दिस टाइटल वाज गिवन बाय सरोजिनी नायडू टू मोहम्मद अली जिन्ना। सबसे पहले इन्होंने बोला था, ठीक है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये क्यों बोला मोहम्मद अली? आफ्टर ऑल दिस मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ऑन द कम्युनल लाइंस, राइट, कम्युनल ग्राउंड पे। तो इनको क्यों बोला गया हिंदू मुस्लिम यूनिटी? इनफैक्ट जो जिन्ना की स्टार्टिंग की पॉलिटिक्स थी, जो इनकी शुरू की पॉलिटिक्स थे, अगर आप इनके कैरियर को आप क्लोजली वॉच करें तो शुरू में जिन्ना भी कांग्रेस के ही थे। ठीक है, ही वाज द स्टॉन्च कांग्रेसमैन। 1920s में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ी। ठीक है, व्हेन गांधी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही लेफ्ट द कांग्रेस। लगभग उस समय इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। और उससे पहले की जो इनकी पॉलिटिक्स है उसमें ये सेकुलरिज्म की ही बात किया करते थे, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की ही बात किया करते थे। राइट, वो जो शिफ्ट आया उनका वो 1920s के बाद आया। ही लेफ्ट द कांग्रेस, ज्वाइन द मुस्लिम लीग एंड देन वी ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री। राइट, तो जो कम्युनल शिफ्ट आया वो 1920s के बाद आया। और जो ये सरोजिनी नायडू का जो स्टेटमेंट है वो इनके अर्लियर फेज के लिए है। राइट, वो बात के लिए नहीं है। सो it was the statement given by Sarojini Naidu. Moving to the next question. The Pakistan resolution was adopted by the Muslim League in March 1940. In fact, जो ये पाकिस्तान resolution है मुस्लिम लीग का
लाहौर सेशन हुआ, कब हुआ? ऑन 23 मार्च 1940, ठीक है, जिसके जिसके प्रेसिडेंट थे जिन्ना, जिसके प्रेसिडेंट खुद मोहम्मद अली जिन्ना थे, राइट। एंड इसमें इन्होंने ही पाकिस्तान रिजोल्यूशन पेश किया था। मतलब पहली बार 1940 में मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, हमें एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान। उससे पहले बातें हो रही थी, राइट। ये आइडिया पहली बार नहीं आया 1940 में, बातें हो रही थी, बट ऑफिशियली मुस्लिम लीग ने अपना गोल ऑफिशियली एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एम है, वो ऑफिशियली डिक्लेयर किया इन दिस सेशन, लाहौर सेशन ऑफ 1940, 23rd, इवन द डेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सेशन इज वेरी हिस्टोरिक। तो मतलब इस सेशन को माना जाता है कि ये एक अलग हमें इंडिया को पार्टीशन तक ले गया, क्योंकि पहली बार मुस्लिम लीग ने इसी में डिक्लेयर किया था कि उन्हें एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान, राइट। तो ये सारा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है इस सेशन से रिलेटेड वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। कब हुआ था ये भी पूछते हैं, 1940। एंड कौन इसका प्रेसिडेंट था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। कहाँ पे हुआ था, लाहौर में, राइट। सो आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, और मैंने लिख ही दिया है, मैंने डेट भी लिख दिया 23 मार्च 1930। सो इट इज मार्च 1940। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who did the chairmanship of Lahore session of the Muslim League? Already we have discussed it. अभी हमने इसे डिस्कस किया। कौन प्रेसिडेंट था लाहौर सेशन का? मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। इट वॉज मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, इसमें जो है हमने डिस्कस किया लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, राइट, and this freedom and partition, right? So ये जो पूरा टॉपिक है, ये फ्रीडम एंड पार्टीशन, ये जो टॉपिक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत से टॉपिक्स आएंगे। ये पूरा जो फेज है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार आप इस सेशन को हमारे साथ कंप्लीट करते हैं तो आपको इस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, राइट। और ये आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं पूरे टॉपिक को भी डिस्कस करता हूं। तो आई होप आपको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा, राइट। एंड इफ दिस सेशंस आर बेनिफिटिंग यू देन प्लीज कंसीडर टू लाइक द वीडियोस, टू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने कलीग्स को, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा मिल सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye, take care, keep reading, keep growing.